हेलो बच्चों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। पिछले चैप्टर में तो हम लोगों ने देखा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। इसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको एस से भी डिनोट करते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज। तो अगर आप डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, और उस टेम्परेचर चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है m, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया C। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ये जो डेल्टा क्यू है ये अजीब सा प्राणी है। ये जो है ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, किस प्रोसेस से आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आप सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जा रहे हैं, उस प्रोसेस पे ये डेल्टा क्यू डिपेंड करता है। तो अगर ये डेल्टा क्यू प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया तो नेचुरली ये जो सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेल्टा क्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वो भी प्रोसेस डिपेंडेंट है। तो अगर किसी सिस्टम को हम लोग स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जा रहे हैं और एक बार ले जा रहे हैं, मान लीजिए उसको इस रास्ते से प्रोसेस ए के थ्रू, और अगली बार ले जा रहे हैं थ्रू प्रोसेस बी, दूसरे प्रोसेस के थ्रू, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि दोनों प्रोसेस में डेल्टा क्यू अलग अलग होगा, दोनों प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू भी अलग होगा। लेकिन दोनों प्रोसेस में ध्यान रखना डेल्टा यू सेम होता है, क्योंकि यू जो है वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली आप जानते हैं डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी यू ऑफ 2 माइनस यू ऑफ 1। तो डेल्टा यू तो प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली वो वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड करेगा, डेल्टा वी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम चेंज है ना वो बहुत कम होता है, वो उतना एप्रिशिएबल नहीं होता है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करें, यानी कि डेल्टा क्यू को हम लोग मेजर करते हैं अलोंग अ प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ध्यान रखो ये जो नोटेशन हमने लिखा है ना, डेल्टा क्यू उसके साथ ब्रैकेट लगा दिया है P, ये नोटेशन काफ़ी अभी यूज होगा। इस नोटेशन को ऐसे भी यूज करते हैं, आप पूरे सिंबल में ऐसे ब्रैकेट के बाद P लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू लिख दीजिए और P कर दीजिए। तो इस P का मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू उस प्रोसेस में जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज कम होता है, क्योंकि उनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कम होता है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में ये जो डेल्टा डब्ल्यू वाला कंपोनेंट है ना वो रिलेटिवली कम होता है। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हम लोग जनरली अज्यूम कर लेते हैं कि जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ही ले लेते हैं, यानी कि इसको Cp लिख देते हैं, और ये जो डेल्टा क्यू है ना इसको कर देते हैं डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर P। इसलिए आप लोग याद करिएगा कि जब मैंने कैलोरी का डेफिनेशन दिया था ना तो बोला था कि 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर हमने कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस लिया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सॉलिड और लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का उतना एप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में ऑब्वियसली डेल्टा भी कम होता है, वॉल्यूम चेंज कम होता है। वॉल्यूम चेंज कम होगा तो डेल्टा डब्ल्यू कम होगा, डेल्टा डब्ल्यू कम होगा, इसका मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि भाई जितना डेल्टा क्यू होगा उतना ही डेल्टा यू होगा। लेकिन ये सब किसके केस में होगा? सॉलिड और लिक्विड के केस में। जैसे ही हम लोग गैस की दुनिया में आ जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि गैस के केस में तो डेल्टा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। हम लोग जानते हैं कि गैस के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम ये भी ज़्यादा होता है। तो गैस के केस में डेल्टा क्यू जो है ना वो तो प्रोसेस डिपेंडेंट होगा ही, यानी कि ये जो C है
ये भी प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आप डेल्टा क्यू लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि वॉल्यूम को आप चेंज नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये नोटेशन होता है। या अगर आप लेते हैं डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका नोटेशन हो जाता है ये। तो जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, तो आप यहाँ पे सी वी नोटेशन लगा दीजिएगा और इस पूरे प्रोसेस में आप ऐसे वी कांस्टेंट कर दीजिए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे सी पी कर दीजिए और इस डेल्टा क्यू के साथ ये पी वाला नोटेशन लगा दीजिए। इसका मतलब हीट ट्रांसफर इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने देख लिया कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। और अभी तो हमने सिर्फ दो प्रोसेस की बात की है, एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन इस तरह के तो हजारों लाखों प्रोसेस हो सकते हैं ना। आप कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसेस ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी प्रोसेस के लिए आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस जब हमें फाइंड करना है तो अमाउंट ऑफ गैस को आप मास से या नंबर ऑफ मोल्स n से भी डिनोट कर सकते हैं। गैसेज के केस में अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का कन्वीनियंट यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल्स n। तो यहाँ पर हम लोग m की जगह अगर n लिख दें तो ये जो नया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसी मोलर हीट कैपेसिटी में अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया तो ये CV हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी मोलर हीट कैपेसिटी में अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, यानी कि यहाँ CP कर दिया, ये हो गया डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट आर्बिट्रेरी प्रोसेसेस। और हर प्रोसेस में डेल्टा क्यू, डेल्टा W ये सब अलग क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू और डेल्टा W ये सब प्रोसेस डिपेंडेंट फंक्शन है। आप दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट 1 और स्टेट 2 को कनेक्ट करता हुआ दो डिफरेंट प्रोसेस लीजिए, प्रोसेस A और प्रोसेस B। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस A यानी कि डेल्टा क्यू इन प्रोसेस A, दिस इज इन जनरल नॉट इक्वल टू हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस B। ये दोनों इक्वल तो होता नहीं है। तो जब हीट ट्रांसफर ही इक्वल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली दोनों प्रोसेसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा। तो अभी हम लोग फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा W ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया कि भाई इसी प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना है, तो आप डेल्टा Q के बदले DQ भी लिख सकते हैं। अब उतना नखरा करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि DQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, दिस इज इक्वल टू DU एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। डेल्टा U को DU तो हम लोग हमेशा लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि DU एट कांस्टेंट वॉल्यूम, this is equal to du at constant pressure and this is equal to du for any arbitrary process। कोई भी आप एक arbitrary process लीजिए, उसके लिए du तो सेम होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी U जो है वो स्टेट फंक्शन है। आप कोई भी प्रोसेस लीजिए, अगर टेम्परेचर चेंज dt है तो du की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइडियल गैस के लिए U जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ U जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो या प्रेशर कांस्टेंट हो या इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा आर्बिट्रेरी सा प्रोसेस हो, हर प्रोसेस में DU की वैल्यू सेम रहेगी। तो अभी हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम वाला जब
प्रोसेस कर रहे हैं तो डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू डी यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डी यू के साथ ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला जो पूंछ है नोटेशन का वो तो हम लोग सीधे सीधे हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई डी यू एक स्टेट फंक्शन है। ये चेंज हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी यू जो है वो हर प्रोसेस के लिए सेम होता है। CV मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1/n इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये डेफिनेशन किसका हुआ? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आप देख रहे हैं CV के डेफिनेशन से कि डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा? n टाइम्स CV इंटू डी टी। अब इसी डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को आप ऊपर में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? डी यू की वैल्यू मिल जाएगी। आप दोनों साइड को जब इक्वेट कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? डी यू इज इक्वल टू n टाइम्स CV इंटू डी टी। और ध्यान रखना ये हर तरह के आइडियल गैस के लिए ट्रू होता है, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी टाइप का आइडियल गैस हो उसमें डी यू इज इक्वल टू एन टाइम्स CV इंटू डी टी लिख सकते हैं। डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है वो डी यू के बराबर होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में डेल्टा W 0 होता है। तो डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू दिस। तो इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो लिख सकते हैं U इज इक्वल टू n टाइम्स CV इंटू टी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई आइडियल मोनो एटॉमिक गैस हो तो उसका इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाले चैप्टर में हमने प्रूव किया था कि U इज इक्वल टू हो जाता है 3/2 nRT। ध्यान रखना ये किसके लिए ट्रू होता है? ये ट्रू होता है फॉर आइडियल मोनो एटॉमिक गैसेज। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि U इज इक्वल टू n टाइम्स CV इंटू टी है, तो इससे आप CV की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि CV इज इक्वल टू 3/2 R। लेकिन ये किसके लिए होगा? ये सिर्फ होगा आइडियल मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए। अगर गैसेज पॉली एटॉमिक हो जाएंगे तो 3/2 R नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होगा 3/2 R। ये वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ना U इजकल टू NCVT या DU इजकल टू NCVDT, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना ये ऑल आइडियल गैसेज के लिए ट्रू होता है। ये वाला दोनों फॉर्मूला दिस इज ट्रू फॉर ऑल आइडियल गैसेज। लेकिन CV इज इक्वल टू 3/2 R जो है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए होगा। ये वाला फॉर्मूला या ऊपर वाला फॉर्मूला ऑब्वियसली ये तो सारे आइडियल गैसेज के लिए ट्रू होगा। तो अभी हमने एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए CV की वैल्यू फाइंड कर ली और उस प्रोसेस के लिए DU की वैल्यू भी फाइंड कर ली। DU क्या होगा? N टाइम्स CV इंटू DT। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए DU की वैल्यू फाइंड की, तो हम लोग जानते हैं कि जो DU है वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करता नहीं है, यानी कि अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के बदले कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसेस लें उसमें भी DU की वैल्यू तो यही रहेगी। DQ भले चेंज हो जाए लेकिन DU तो यही रहना है। तो अब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस फॉर एन आर्बिट्रेरी प्रोसेस वो फाइंड करते हैं, यानी कि प्रोसेस बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, किसी भी तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है PV डायग्राम में। प्रोसेस है आर्बिट्रेरी लेकिन आपने उसको फिक्स कर दिया कि भाई तुम अब इसी रास्ते जाओगे, यानी कि डेल्टा क्यू के बदले हम लोग DQ लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि DQ लिखोगे तभी तो आप प्रोसेस डिफाइन करोगे। तो भाई DQ हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा? DQ इज इक्वल टू DU प्लस वर्क डन इन दैट प्रोसेस, वो क्या हो जाएगा? P टाइम्स DV। ये हम लोग फर्स्ट लॉ से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक आर्बिट्रेरी प्रोसेस है लेकिन उस आर्बिट्रेरी प्रोसेस में वर्क डन फॉर अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम DV कितना हो जाएगा? P इंटू DV होगा। वर्क डन तो यही होता है। हीट ट्रांसफर इन दैट आर्बिट्रेरी प्रोसेस वो DQ होगा। हमने डेल्टा क्यू के बदले DQ इसलिए कर दिया क्योंकि अब तो हमने प्रोसेस फिक्स कर दिया है आर्बिट्रेरी, लेकिन कौन सा आर्बिट्रेरी प्रोसेस है हमने फिक्स कर दिया है, इसलिए हम लोग डेल्टा क्यू के बदले DQ लिख रहे हैं। और हमें उसी आर्बिट्रेरी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। अब जरा ये DU क्या है? DU को तो आप ये वाला DU लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। DU जो है वो सिर्फ और सिर्फ DT पे डिपेंड करता है, तो DU की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। DU के बदले हम लोग यहाँ से लिख देते हैं N टाइम्स CV इंटू DT। अब ये जो PdV है, P को हम लोग T के टर्म्स में लिख सकते हैं,
हम लोग जानते हैं ये आइडियल गैस है, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये तो ट्रू होगा ही। तो P को हम लोग nRT/V लिख दें, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल लिख दो। तो हम लोग लिख सकते हैं P की जगह nRT/V इंटू DV, ये हो गया DQ इज इक्वल टू NCV DT प्लस nRT/V इंटू DV। हमें फाइंड क्या करना है? ये सब जो हम लोग लफड़ा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हमें फाइंड करना है इस आर्बिट्रेरी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है C एंड वो क्या होता है 1/n, यानी कि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करिए, ऊपर में रहेगा DQ, नीचे में रहेगा DT। ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट आर्बिट्रेरी प्रोसेस। तो आपको DQ यहाँ दे रखा है, तो इसको NDT से डिवाइड कर दीजिए LHS और RHS को, तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा DQ/NDT, तो इधर आ ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू CV प्लस इधर आ जाएगा N हट गया है तो ये आ जाएगा R, यहाँ आ जाएगा T/V इंटू DV/DT। हमने NDT से LHS और RHS को डिवाइड कर दिया है। अब ये LHS में क्या है? LHS में है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट आर्बिट्रेरी प्रोसेस। तो LHS में जो चीज़ लिखा हुआ है इस पूरे को हटा करके हम लोग लिख देते हैं C। तो हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिराइव कर दिया। C इज इक्वल टू CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्लस R टाइम्स T/V इंटू DV/DT। और ये जो इतना सुंदर सा फॉर्मूला है ना, इसको मैं थोड़ा सा घेर घाट देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये कुछ काम का और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहली बात तो ये फॉर्मूला जनरली बुक्स में नहीं रहता है, तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने क्यों पढ़ा दिया? हम लोग तो सिर्फ जानते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये जो CP माइनस CV इज इक्वल टू R है ना, वो भी देखो इससे डिराइव हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला है फॉर ऑल आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज में कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसेस हो रहा है, ध्यान रखना आइडियल गैस होना चाहिए। आइडियल गैस में कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसेस हो रहा है, इरोडोव के भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली इरोडोव के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, इसके बाद मैं आपको इरोडोव का ही 2 प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैं सीधे इरोडोव पे जंप कर जाऊंगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप एडवांस लेवल का, इरोडोव लेवल का, क्रोटोव लेवल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं है, आपने डिराइव कर दिया, अच्छी बात है, कैसे रटेंगे, क्यों रटवा रहे हैं इतना? तो देखो इसको रटना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्या दे रहा है C, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा वो CV से ही कुछ कम या ज़्यादा होगा। अब ये जो CV है इसका वैल्यू क्या होता है? अभी हम लोगों ने आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए फाइंड किया था कि जो CV है उसकी वैल्यू होती है 3/2R, यानी कि CV का डायमेंशन क्या है? R के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। अगर गैस मोनो एटॉमिक नहीं होकर के अगर पॉली एटॉमिक हो जाए तो ये 3/2 वाला फैक्टर 5/2 या कुछ और हो जाएगा, लेकिन R तो रहेगा ही ना। तो हम लोग जानते हैं कि CV का डायमेंशन, मोलर हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या है? R है। तो C इज इक्वल टू CV है, तो इस CV का डायमेंशन अगर R है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ डायमेंशन वाला। तो ये जो दूसरा फैक्टर है, इस फैक्टर का भी डायमेंशन R होना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस करो, इस सेकेंड टर्म का डायमेंशन भी R होना है, तो आपने एक R लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे रटा जाए। तो आपने CV लिखा पहले, फिर प्लस R कर दिया, क्योंकि आपको R का डायमेंशन चाहिए। अब आप जान रहे हैं कि ये जो आर्बिट्रेरी प्रोसेस है उसका मोलर हीट कैपेसिटी अगर CV से अलग हो रहा है तो किस कारण से अलग होता है? इसी कारण से अलग होता है ना कि उस आर्बिट्रेरी प्रोसेस में थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। वॉल्यूम चेंज होगा तो उस वॉल्यूम चेंज के कारण ऑब्वियसली वर्क डन कुछ होगा, उस वर्क डन के कारण कुछ हीट ट्रांसफर में चेंज आएगा, यानी कि सारा खेल जो है वो DV/DT वाले फैक्टर से होगा। तो आप क्या करो, जो हमें फाइंड करना है आर्बिट्रेरी प्रोसेस के लिए C, उसमें हम लोग CV प्लस R टाइम्स एक कर देते हैं DV/DT, बिल्कुल कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे आपने DV/DT किया तो इसका डायमेंशन तो चेंज हो गया। DT का डायमेंशन क्या होता है? ऑब्वियसली DT का डायमेंशन वही होगा जो टेम्परेचर का डायमेंशन होगा। तो इस DT के डायमेंशन को हटाने के लिए ऊपर में कर दीजिए T, और इस DV के डायमेंशन को कैंसल आउट करने के लिए नीचे में कर दीजिए V। तो आपको मिल गया फॉर्मूला C इज इक्वल टू CV
प्लस आर टाइम्स टी बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी। तो डायमेंशनल एनालिसिस से आप इस फॉर्मूले को रट सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में ये रखना कि कोई भी आर्बिट्ररी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है फॉर दैट आइडियल गैस वो CV प्लस समथिंग होगा। CV का डायमेंशन है R, तो जो प्लस समथिंग वाला टर्म है ना, दूसरा टर्म, उसका भी डायमेंशन होगा R। तो आपने यहाँ पर एक R लिख दिया। R लिखने के बाद आप ये सोचिए कि ये जो नया आर्बिट्ररी प्रोसेस है उसमें मोलर हीट कैपेसिटी अगर अलग हो रहा है तो क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि उस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने का फैक्टर क्या होगा? dV बाई dt। उसको जब हमने लिखा dV बाई dt तो अब हमें इस पूरे टर्म का डायमेंशन R ही रहने देना है। तो आपने dt एक नीचे में ले आए हो तो उस dt के डायमेंशन को कैंसिल करने के लिए ऊपर में t कर दो, और यहाँ पर dV है तो उसके डायमेंशन को कैंसिल करने के लिए नीचे में v कर दो। ध्यान रखना v का डायमेंशन और dV का डायमेंशन सेम होगा ना। dV भी तो ऑब्वियसली क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। उसका भी डायमेंशन मीटर क्यूब ही होगा, v का डायमेंशन भी मीटर क्यूब ही होगा। तो dV बाई dt है, इसलिए हमने इसके डायमेंशन को कैंसिल करने के लिए t बाई वी कर दिया। तो ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप कहेंगे कि आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्यों रटवा रहे हैं? मैं इसलिए रटवा रहा हूं क्योंकि कोई भी आर्बिट्ररी प्रोसेस हो फॉर एन आइडियल गैस, मोलर हीट कैपेसिटी आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करना चाहते हैं Cp, तो कैसे फाइंड करिएगा? आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT। कांस्टेंट प्रेशर पे है तो PV इक्वल टू nRT को जरा डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा? P इंटू dV बाई dt। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t क्योंकि इस मोस्ट जनरल फॉर्मूला में हमें dV बाई dt चाहिए। P कांस्टेंट है तो P इंटू dV बाई dt क्या हो जाएगा? इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा आपको nR। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। nR की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो बहुत सिंपल है, आपको मिल जाएगा P इंटू वी, दिस इज इक्वल टू P इंटू dV बाई dt इंटू टी। आ गया ना। अब आप दोनों साइड P और P को कैंसिल कर दो और इस V को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा T बाई वी। तो क्या मिल गया आपको? 1। तो क्या मिल गया? dV बाई dt इंटू T बाई वी। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। किस प्रोसेस के लिए? अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर हो जाएगा 1। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। इसी फॉर्मूले को कहते हैं मेयर्स रिलेशन। लेकिन आप ये मोस्ट जनरल वाला फॉर्मूला याद रखिए तो आप एडवांस लेवल के या और भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसको आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस मोस्ट जनरल फॉर्मूले को याद रखना कोई उतना मुश्किल नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस से ही आप इसको याद रख सकते हैं। और इस फॉर्मूला से आप ये भी देख रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी ये लेस देन 0 हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी आर्बिट्ररी प्रोसेस के लिए C की वैल्यू क्या है? CV प्लस दिस थिंग। अब ये dV बाई dt नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए। तो अगर ये नेगेटिव हो गया dV बाई dt तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा टर्म नेगेटिव हो गया। और अगर इस पूरे टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू इस CV से ज़्यादा है और ये माइनस में है तो ऑब्वियसली C की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। तो आपको ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी लेस देन 0 हो जाए। जनरली हम लोग सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं देखते हैं कि हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आप गैसेस के केस में बहुत बार ऐसा देखेंगे कि हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो रहा है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें बाहर से कुछ हीट दिया जा रहा है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में गया और मान लीजिए कि सिस्टम ने डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया एंड डेल्टा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू। यानी कि अगर आपने 100 जूल मान लीजिए कि हीट दिया है सिस्टम में इनटू द सिस्टम और ये सिस्टम जो है वो 120 जूल ऑफ वर्क करता है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली उस केस में डेल्टा यू हो जाएगा -20 जूल। यानी कि आप सिस्टम में हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी घट रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज दिस सिस्टम इज डूइंग मोर वर्क देन द हीट being provided from outside. Heat being provided from outside is 100 joule, but the system is doing work of 120 joule. तो डेल्टा यू जो है इस सिस्टम का नेट
चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गया। डेल्टा यू अगर नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इस सिस्टम का डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, बाहर से इनटू द सिस्टम हीट दिया लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। यानी कि जब हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फाइंड करेंगे ना और 1/n से डिवाइड करेंगे तो जो हमें C मिलेगा मोलर हीट कैपेसिटी, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि देखो डेल्टा क्यू तो पॉजिटिव है, आपने इनटू द सिस्टम हीट दिया, लेकिन डेल्टा टी लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो इसलिए गैसियस सिस्टम में मोलर हीट कैपेसिटी का नेगेटिव होना इज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल। इन मेनी केसेज यू विल फाइंड दैट द मोलर हीट कैपेसिटी C इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव। आगे हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस आपको दिखाएंगे जहां पर मैं आपको PV डायग्राम में दिखा दूंगा कि इन सब प्रोसेसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी C नेगेटिव आएगा। अब तक जो रिलेशंस हमने डिराइव किए उसमें ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और Cp इक्वल टू CV प्लस R, ये जो रिलेशन है ना वो इसी रिलेशन से डिराइव हो जाता है। दूसरा एक रिलेशन हमने डिराइव किया था du इक्वल टू n टाइम्स CV इंटू dt। इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर दे तो आपको मिल जाएगा ना u इक्वल टू n टाइम्स CV इंटू टी। यानी कि ये आपको बता रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एग्जैक्टली इसी रिजल्ट को हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज उससे भी डिराइव किया था। वहां भी हमने डिराइव किया था कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन है ना, ये सारे रिलेशन हर आइडियल गैस के लिए ट्रू होता है। ये तीनों रिलेशन या ये वाला रिलेशन हर आइडियल गैस के लिए ट्रू होता है। और इस मेयर्स रिलेशन से आप ये भी देख सकते हैं कि जो Cp है दैट इज ग्रेटर देन CV फॉर ऑल आइडियल गैसेज। होना ही है, क्योंकि कॉमन सेंस से भी देखिए ना, कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है, कुछ वर्क डन भी आएगा। जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में जाते हैं तो डेल्टा W तो 0 हो जाता है। यानी कि उस प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में जो भी हीट जा रहा है वो सब के सब टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो जा रहा है। लेकिन जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कुछ हीट जो है वो वर्क डन में भी खर्च हो जा रहा है। तो इसीलिए Cp जो है वो CV से ज़्यादा होगा। हर आइडियल गैस के लिए ट्रू होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि Cp इक्वल टू CV प्लस R, दिस मीन्स Cp इज ग्रेटर देन CV। यानी कि अगर आप Cp और CV का रेशियो लीजिएगा तो वो जो रेशियो आएगा गामा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि रेशियो ऑफ Cp बाई CV दिस इज इक्वल टू गामा। इसको कहते हैं रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज। ये जो गामा है ये 1 से बड़ा होगा। इस रिलेशन में दोनों साइड अगर हम लोग CV से डिवाइड कर दे तो यहाँ भी CV से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी CV से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई CV। दिस इम्प्लाइज CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। यानी कि CV को हम लोगों ने गामा के टर्म्स में फाइंड कर लिया। और ये जो रिलेशन है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल आइडियल गैसेज। यानी कि दुनिया का कोई भी आइडियल गैस हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, उसके केस में CV की वैल्यू आपको यही मिलेगी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जानना है किसी गैस के लिए तो उसकी वैल्यू ये होती है। अगर वो आइडियल गैस है तो CV की वैल्यू R बाई गामा माइनस 1 आएगा। गामा कैसे फाइंड किया जाएगा वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले जो एक रिलेशन डिराइव किया था ना, CV इज इक्वल टू 3/2R, ये जो होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इसलिए ध्यान से देखना, ये होता है आइडियल मोनो एटॉमिक अगर गैस मॉलिक्यूल हो, यानी कि उसमें एक ही एटम हो, तो उसके लिए ये होता है CV इज इक्वल टू 3/2R। अगर डाई एटॉमिक हो जाए तो 3/2 के बदले कौन सा फैक्टर होगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी आइडियल गैस हो उसके लिए ये वाला रिलेशन CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 ट्रू होता है। तो अब तक जो हम लोगों ने डिराइव किया और पढ़ा वो पूरी जमा पूंजी यही है, बॉटम लाइन यही है। अगर आप इन सब चीज़ों को, रिलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत सिंपल रिलेशन है, तो आप इस टॉपिक पर बेस्ड एडवांस लेवल का इरोडोव का, क्रोटोव का
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेन इस रिलेशन को ध्यान में रखना, ये रिलेशन जनरली बुक्स में नहीं रहता है लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ करके आप किसी भी आर्बिट्ररी प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इतनी थ्योरी के बाद अब हम लोग सीधे इरोडोव के क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि कैसा मास्टर आ गया है, सीधे ये थ्योरी पढ़ाता है और इरोडोव पे जंप करता है, बीच का कुछ लेवल है ही नहीं। तो मैं आपको सीधे इरोडोव पे इसीलिए जंप करा सकता हूं क्योंकि मैंने आपकी थियोरेटिकल फाउंडेशन, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 2.52 एंड 2.53। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं।